नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। हिस्ट्री के लेक्चर में आज से हम लोग मिडिवल इंडिया को देखेंगे, मध्यकालीन भारत को देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम का आगमन। ठीक है, इसके पहले देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो कंप्लीट वीडियो जो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, बहुत ही कम कम इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही कम मेहनत में ज़्यादा सामग्री उपलब्ध कराने वाला मेरा वीडियो होता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर लेने के पक्ष में नहीं रहता हूँ। ठीक है, कि आपको समय कम लगे लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व हों, इस तरह से हिस्ट्री के अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत डेप्थ है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, अच्छे अच्छे इतिहासकार को भी नहीं पता होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, काम हो जाएगा आपका। जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ जाकर मेरा हिस्ट्री का पुराना वीडियो देखिए, वो पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। आज से हम मध्यकालीन भारत शुरू कर रहे हैं और एक एक करके यहाँ पे लेक्चर्स आते रहेंगे, पूरा मिडिवल इंडिया, फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो देखते पहला टॉपिक। तो पहले आपको बताते हैं कि मध्यकालीन भारत जो है हमारा, मिडिवल इंडिया, इसका इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। तो इसको तीन खंड में हम लोग पढ़ते हैं। वी स्टडी इट इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। तो पहला यही पार्ट है इस्लाम का आगमन और प्रसार, कि भारत में किस तरह से इस्लाम का आगमन होता है और उसका धीरे धीरे भारत में प्रसार होता है, आक्रमण के द्वारा, सूफीज़म के द्वारा। सूफीज़म मतलब शांति के द्वारा, कुछ लोग शांति के तरीके से इस्लाम का प्रसार करेंगे, कुछ लोग तलवार के दम पे करेंगे। ठीक है, तो इस्लाम का आगमन प्रसार उसमें कैसे होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें देखना। तो ये मुख्यतः चला है 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, ये लगभग 500 साल चला है। तो केवल इस्लाम को आने में ही 500 साल लग गए थे। ठीक है, उसके बाद उसको स्थापित होने में, ये एज अ सल्तनत सब शुरुआत होती है भारत में इस्लाम की। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलती है। ठीक है, ये तुर्कों का शासन होगा भारत में, पूरे भारत में तो नहीं होंगे लेकिन ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में दिल्ली सल्तनत जो है शासन करेगी। दक्षिण भारत में तो कभी शासन नहीं कर पाए, कोई भी मुस्लिम शासक नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि हमारी हिस्ट्री में इसको डाला हुआ है इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमें ये ज़्यादा तामझाम नहीं करना है कि क्या छोड़ा गया, क्या कवर किया है, ये हमारे इतिहासकार जाने, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो कोर्स में है, जो सिलेबस में है, हमें वो पढ़ना है। तो दूसरा खंड होता है दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत। फिर तीसरा होता है इसका मध्यकालीन भारत का अंतिम, मुगल सल्तनत यानी कि मुगल सल्तनत को इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, 1526 से 1707 तक चलता है। हालांकि मुगल सल्तनत का एक और हिस्सा आएगा जो कि आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, वो 1707 से लेकर 1857 तक चलेगा। तो मुगल सल्तनत दो हिस्से में पढ़ते हैं, पहला वाला मिडिवल इंडिया में रहेगा और दूसरा वाला मॉडर्न इंडिया में रहेगा, जब अंग्रेजों का आगमन और अंग्रेजों का प्रसार हो रहा होगा। तो भारत में सबसे पहले मध्यकालीन की शुरुआत होगी इस्लाम के आगमन से, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर उसमें मुगल सल्तनत। ये तीन जो है कालखंड हमें पढ़ने होंगे, हमें ये तीन डिफरेंट टाइम एरा को हमें पढ़ना होगा। क्लियर है? तो इसमें पहला चीज़ जो हमें पढ़ने जा रहे हैं वो है इस्लाम का आगमन और प्रसार, कि किस तरह से भारत में इस्लाम का आगमन होता है। तो इसके आगमन की शुरू देखिए, अगर दुनिया की हम बात करें, दुनिया में अरब पेनिनसुलर जो था, अरब जो प्रायद्वीप था, सऊदी अरब के आसपास, उस जो रीजन था वहाँ पर इस्लाम पहली बार आया था। ठीक है, उसके पहले इस्लाम के पहले, अच्छा इस्लाम कब आया था वहाँ पर? देखिए जो मोहम्मद साहब थे वो इस्लाम के जो है अंतिम पैगंबर माने गए हैं। उनका जो इस्लाम की मान्यता है उसके अनुसार कि इस मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और उन्होंने अल्लाह का संदेश कुरान के रूप में यहाँ पर जो है उनकी शिक्षाओं को प्रसारित किया। उनकी शिक्षाओं से जो है आकर्षित होकर, उनसे प्रेरित होकर ये एक धर्म का रूप लेता है और दुनिया में फैल जाता है। ठीक है, दुनिया में फैलने के लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है विवाद है। कुछ लोग मानते हैं तलवार के दम पे इस्लाम फैला, कुछ लोग मानते हैं शांति के रास्ते से फैला। अब कैसे फैला, इसको आप रिसर्च का विषय है, आप लोग जानिए, लेकिन हमें इसके पचड़े में नहीं पड़ना है। भारत में इसका आगमन कब हो रहा है, तो भारत में कब आगमन हो रहा है? 712 में पहली बार इस्लाम आता है भारत में। ठीक है, उससे पहले इस्लाम की स्थापना पूरी तरह से सऊदी अरब के आसपास हुई थी, 610 से 630 के आसपास। उस समय मोहम्मद साहब क्या कर रहे थे? प्रवचन दे रहे थे। ठीक है, हाँ। तो अब हम वापस कर आते हैं कि भारत में देखिए क्या हुआ।
तो सबसे पहले जो सऊदी अरब का हिस्सा था वहीं से देखिए वहीं से भारत की ये जो सऊदी अरब है, ठीक है, ये आपका पर्शिया है, पर्शिया के बाद ये अपना भारत शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये इंडिया है और ये आपका सऊदी अरब। तो यहाँ से शुरू होगा भारत में आगमन, ठीक है। तो सबसे पहले पश्चिमी भारत पे ही इनका आक्रमण शुरू होगा, और ऐसा आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। और इसका आक्रमण कब हुआ था मित्रों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो स्टेट की पीसीएस के एग्जाम हो, पीएससी के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, व्यापम के एग्जाम हो, यूपी के एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 1712 ईस्वी में किया था। इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता कि भारत में पहला इस्लामिक आक्रमणकारी कौन था, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर ऑफ इंडिया, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में और क्या जानकारी जो पूछी जाती है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कहाँ है, ठीक है, वह अरब देश का आक्रमणकारी था, मतलब नहीं समझे, वो सऊदी अरब से आया था। अभी हमने आपको बताया कहाँ से आया था, मैप में आपको फिर से समझाऊंगा, वो सऊदी अरब से आया था, ठीक है। इसने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। आपसे ये भी पूछा जाएगा भारत में उसने कहाँ आक्रमण किया, तो भारत में उसने मेन लैंड में आक्रमण नहीं किया, जो मेन लैंड भारत का है वो सिंध का जो प्रांत है जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां पे उसने आक्रमण किया और वहां के जो शासक थे दाहिर, उनको पराजित किया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस शासक को पराजित किया था, तो दाहिर को उन्होंने पराजित किया। इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, भारत को लूटना और इस्लाम का प्रसार करना, यही दो उद्देश्य था। यहाँ पे शासन करना उद्देश्य नहीं था उसका। जो शुरुआत के आक्रमणकारी आते हैं उनका कोई भी उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था। दे वर नॉट हियर टू रूल, दे वर हियर टू लूट इंडिया एंड प्रोपोगेट इस्लामिज्म, ठीक है। ये पूरा का पूरा मोहम्मद बिन कासिम का खेल था। ये रहा कुछ तस्वीरें हैं, हालांकि ये तस्वीर ओरिजिनल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिल्म वगैरह से लिया गया है कि ये मोहम्मद बिन कासिम हो सकता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण क्षेत्र देखिए ये क्या है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यहाँ से पर्शिया शुरू होता है, ये पूरा पूरा पर्शिया होता है और इसके जस्ट नीचे आपका सऊदी अरब होता है, ठीक है। तो यहाँ से पर्शिया, पर्शिया से भारत में इस तरह से आक्रमण होता है, ठीक है। ये पूरा का हिस्सा पूरा का पूरा ये इंडिया में था उस समय, आज पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पूरा का पूरा ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है यही है आपका सिंध, ठीक है। तो सिंध है, ये ऊपर वाला हिस्सा पंजाब है, तो पंजाब, मुल्तान, ठीक है, सिंध, यहाँ पर उसने आक्रमण किया था और यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों को उसने कब्जा किया। बार बार उसने आक्रमण, मतलब बार बार आक्रमण करते करते वो यहाँ के बहुत सारे क्षेत्रों को लूटता है। ऐसा बताया जाता है यहाँ के धार्मिक स्थानों यानी मंदिरों को भी वो ध्वस्त करता है, हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम, इससे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन पचता नहीं है। अगला जो आक्रमणकारी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनबी, जिसे गजनी भी कहा जाता है, इन्वेजन ऑफ महमूद गजनबी। और ये कब, 1000 ईस्वी से 1025 के बीच में, ये 25 साल तक लगातार भारत में आक्रमण करता है। कितनी बार, 25 साल से लगातार आक्रमण किया और इसमें कुल 17 बार आक्रमण किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया, तो ही इन्वेडेड 17 टाइम्स इन इंडिया, याद रखिएगा। तो मोहम्मद गजनबी था कौन, तो ये मूलतः तुर्क था। मूलतः का मतलब ओरिजिनली उसका ओरिजिन क्या था, वो तुर्क से था, ठीक है, तुर्किश इस्लामिक था, ठीक है। और वह अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का सुल्तान था। याद रखिएगा, मूल पूछेगा, ओरिजिन पूछेगा तो तुर्किश है, और अगर सुल्तान पूछेगा तो अफगानिस्तान का एक प्रांत है गजनी, वहाँ का गजनी प्रोविंस है, वहाँ का ये सुल्तान हुआ करता था। तो गजनी का सुल्तान था, इसलिए वो गजनबी कहलाया। उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसका जो 16वां आक्रमण है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। 16वें आक्रमण में उसने 1025 एडी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर जो सोलंकी शासकों ने बनवाया था उसको बहुत ज़्यादा उसने तहस नहस किया, उसके शिवलिंग को तोड़ दिया था, जिसको बाद में भारत सरकार ने रिहैबिलिटेट किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह लूटा गया। इसको लेकर अलग अलग किताबें ये कहती है कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी भारी धन संपदा को सोमनाथ मंदिर में वहाँ के पुजारियों के कहने पर रख दिया था, जिसके बाद जो है वहाँ पे ये बोला गया कि, अब ये मैं इसे प्रमाणित नहीं करता लेकिन अलग अलग किताबों में है, ठीक है, और इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं शामिल किया क्योंकि जो प्रमाणित नहीं है हमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए आप पढ़ सकते हो लेकिन इतिहास के लिए उसे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सारांश यह है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसने बुरी तरह लूटा, ठीक है, और जब मन करता था तब भारत में आकर अलग अलग स्थानों पर ये लूटपाट करता रहता था, ठीक है। हाँ, ये तो इसका भी उद्देश्य वही था
लूटना और इस्लाम का प्रसार करना। तो लूटना तो तलवार के दम पे लूटमार हो जाता है, अब प्रसार कैसे किया उसने? तो अपने साथ ये बार बार क्या ले आता था, बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे इस्लामिक प्रचारक लेकर आता था, जो इस्लामिक प्रोपोगेटर्स थे वो लेकर, जिसमें फिरदौसी महत्वपूर्ण है, उतबी महत्वपूर्ण है, फारूकी महत्वपूर्ण है और अल बरूनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन है आपका? अल बरूनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, फूफा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? महमूद गजनबी का फूफा। फूफा से एफ से क्या होगा? फिरदौसी, यू से होगा उतबी, एफ से होगा फारूकी और एल से क्या होगा? एल बरूनी। सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाएगा जो एग्जाम में वो होगा एल बरूनी। क्यों? क्योंकि एल बरूनी भारत में बहुत सालों तक रहा, यहाँ पर रहकर यहाँ की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पूरी स्थितियों का अध्ययन किया उसने, और अध्ययन करने के बाद उसने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था किताब उल हिंद, या इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। जब हमारा मध्यकाल इतिहास की लेखनी, देखो भारतीय लोग एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आलसपन नज़र आता है, क्योंकि भारतीय लोग अपना इतिहास लिखे ही नहीं थे। मतलब हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि बहुत बड़े वाले हैं, ठीक है, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, लेकिन हमने अपना इतिहास ही नहीं लिखा। हमारा इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा है। अब अंग्रेज़ों ने जब लिखा होगा हमारा इतिहास, तो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है कोई नहीं जानता। हालांकि उन्होंने जो भी इतिहास को यहाँ पे संकलित किया, यहाँ पे कंपाइल किया, वो फैक्ट्स पर आधारित है, वो प्रमाण पर आधारित है। तो जैसे मध्यकाल के इतिहास के बारे में प्रमाणिक स्रोत क्या माना गया है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को जब पढ़ा गया तो इस किताब में, इस तहकीक हिंद के इस बुक में भारत की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था के बारे में वर्णन है। वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, रिलीजियस कंडीशन थी, सोशल कंडीशन थी, इसका वर्णन है। तो इसी में इस महमूद गजनबी के आक्रमणों का भी वर्णन है और उस समय के राजपूत शासकों का भी वर्णन है। समझ में आ रहा? तो ये जरूरी हो जाता है इतिहास का स्रोत। तो महमूद गजनबी से पूछा जाएगा जो कि किताब उल हिंद या तहकीक हिंद किसने लिखा है? तो किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा है। अल बरूनी किसका जो है किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ। और महमूद गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनबी ने लूटा। ठीक है, ये रहा महमूद गजनबी। ठीक है, ये रुइंड सोमनाथ टेम्पल है। 1869 में सोमनाथ मंदिर इस तरह से दिखता था, जिसे बाद में आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयासों में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी 1955 में, ध्यान दीजिए, मंदिर केवल जो मौजूदा सरकार वही नहीं बनवाती है, कांग्रेस सरकार ने भी बनवाया। यहाँ मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम जो है स्टूडेंट ग्रुप के हैं, हमारा डिमांड बस इतना होना चाहिए, जो भी सरकार आए वो हमारे जो ज़रूरतें हैं रोज़गार डेवलप करे, दैट्स इट। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी वो रोज़गार दे, दैट्स इट। ठीक है, सरकार का यही काम होता है। ठीक है, राजनीतिक झंडे के चक्कर में ना रहो। ठीक है, अपने अपने जो हक हैं आपके एज अ सिटीजन, वो उसके लिए आप सतर्क रहिए। ठीक है, कोई आपको फ्री में कुछ देने वाला नहीं, और फ्री में देता है तो राजा का काम फ्री में देना नहीं होता। राजा का काम है आपको लायक बनाना, आपको अवसर देना। ठीक है, तो यही बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में 1955 में इस मंदिर को ये रूप दिया गया। ठीक है, आज सोमनाथ मंदिर इस रूप में है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन शासकों ने बनवाया था इसे? सोलंकी शासकों ने बनवाया था। ठीक है, क्लियर है, इतना पूछा जाएगा। अब महमूद गजनबी के बाद आते हैं, अगला जो आक्रमणकारी है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की बात कर लेते हैं तो 1175 से 1206 की ईस्वी में 6 तक इसने भारत में बार बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण कुछ सफल भी हुए, कुछ असफल भी हुए, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन क्या था? तो मोहम्मद गोरी मूलतः तुर्क था, तो ये भी तुर्क था। तो शुरुआत अरबी से हुई थी, बाद के जो जो दोनों थे महमूद गजनबी और गोरी, वो कौन थे? वो तुर्क थे। वास्तविक रूप से भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत गोरी से ही होती है। ऐसा माना जाता है मोहम्मद गोरी ने ही भारत में शासन की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि गजनबी तो वापस चला गया था। गजनबी वापस चला गया था, गोरी ने यहाँ पर कुछ दिन तक शासन किया था। फिर गोरी का ही जो गुलाम था, इसका जो स्लेब था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसलिए बहुत सारे लोग मानते हैं यही वास्तविक संस्थापक है इस्लामिक शासक का। ठीक है, तो कभी एग्जाम में आए तो ध्यान दीजिएगा। तो इस्लामिक जो रूल यहीं से शुरू होती है, गोरी से। इसने सबसे पहले 1175 में सिंध और मुल्तान को जीता। मुल्तान जो कि पंजाब के पास है, तो सिंध और मुल्तान को 1175 में जीता। फिर 1178 में वो गुजरात के शासकों द्वारा पराजित हुआ। फिर वहीं से देखिए क्या होता है, जो आपका मैप है अभी हमने आपको बताया था, ये है आपका। ठीक है, ये आपका मुल्तान है, देख रहे हैं पंजाब वाला रीजन। ठीक है, और ये आपका सिंध है। तो ठीक है, सिंध और पंजाब को जीतने के बाद वो कहाँ आता है? गुजरात में। लेकिन गुजरात के जो राजपूत शासक थे उन्होंने इनको पराजित कर दिया, तो इनको भागना पड़ा यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये स्थिति है उसकी मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी 1178 में पराजित होकर भाग गया। फिर उसके बाद तैयार होकर 1191 में सीधे उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली पर आक्रमण के लिए जो क्या होता है, दिल्ली को जीतना चाहता था, इसके लिए तराइन के मैदान पर, वहीं दिल्ली के पास ही
तराइन के मैदान पर 1191 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ और दिल्ली के उस समय शासक थे तोमर वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक मजबूत शासक थे, एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया और जिंदा छोड़ दिया। यही गलती कर दी इन्होंने। जब आपको हाथ आया था किंग कोबरा तो उसको दबा देना चाहिए था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने यहाँ महानता दिखाते हुए उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो लौट कर आता है 1192 में, कुछ षड्यंत्र करेगा और कुछ अपने आप को तैयार करके आएगा। तो उसने सबसे पहले क्या पता किया कि ये पृथ्वीराज चौहान की कमजोरी क्या है। तो कमजोरी तो थी नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी की जो पत्नी थी उनका नाम था संयोगिता। अब इस जो संयोगिता थी ये कौन थी? संयोगिता जो है गहरवाल वंश के शासक जिनका नाम था जो है जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। ये गहरवाल वंश के शासक थे, ठीक है, जो कि कन्नौज में इनका राज हुआ करता था। तो जयचंद की पुत्री संयोगिता को भगा ले गए थे पृथ्वीराज चौहान। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मतलब समझ रहे हो। तो उनको स्वयंवर से उठा ले आए थे। तो इसलिए जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, भले ही उसका दामाद था लेकिन दुश्मन था। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, जयचंद को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, किसको मिला लिया? जयचंद को मिला लिया। और जयचंद की सहायता से, ठीक है, देख लिए राजपूत ही राजपूत के खिलाफ है। यहाँ पर ऐसे ही हुआ है भारत में, जिसे बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान बना के रखे हुए हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। एक राज्य दूसरे राज्य की लड़ाई है। सेनाओं में हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, ठीक है। हाँ, तो 1191 में हारने के बाद 1192 में वो जयचंद के साथ आता है भारत में, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। जब सेकंड बैटल होगा उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और जब हार जाता है तो इस तरह से दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का कब्जा हो जाता है। अच्छा, मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया दिल्ली पर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हराकर। फिर क्या होता था, फिर जयचंद के साथ भी मोहम्मद गोरी की नहीं बनी। तो फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ध्यान दीजिए, तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। तराइन का दूसरा, पहला और चंदावर। चंदावर 494 और 4 से जयचंद। तो इसने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। और पराजित करने के बाद यहीं पर अब वो थोड़ी दिन तक शासन करेगा। तो भारत के जीते हुए भाग को उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया उसने। ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना, अपने जो गुलाम था, उस समय गुलाम की परंपरा हुआ करती थी, ठीक है, स्लेव सिस्टम हुआ करता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और वापस चला गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह ध्वस्त दिया, वहाँ के पांडुलिपियों को, वहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट्स को पूरी तरह से जला दिया, ठीक है। बाद में 1206 में कुछ आदिवासी समुदायों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी 1206 में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब 1206 में जब ख़त्म होता है तो इसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1210 में, कब? 1210 में जो है लाहौर में कब्जा करता है और वहीं पर गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मोहम्मद गोरी है, ये पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक और चीज़ जान लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इनकी प्रशंसा में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखा था? इनके दरबारी चंद बरदाई ने लिखा था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय ये गुप्त काल में बना था। कब बना था? गुप्त काल में। किस गुप्त शासक ने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था, जो भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था, और इसे पढ़ने के लिए बहुत सारे दूर दूर से लोग आते थे। तो फेमस इसका स्टूडेंट कौन था? वेन सॉन्ग, जो कि चीन से आया था भारत में। वेन सॉन्ग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद वो कांची, दक्षिण में जाता है, कांचीपुरम, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। वहाँ के बाद वो चीन से वापस चला जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों में वो बौद्ध धर्म का प्रसार करता है, ठीक है। तो ये ध्वस्त हो गया था, नष्ट हो गया था, ठीक है। इसे बाद में बिहार सरकार ने फिर से रीएस्टेब्लिश किया। तो ये है, वो जो है उसकी फ़ोटो है, मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका पहला टॉपिक, हमने पढ़ लिया कि किस तरह से भारत में इस्लाम का आक्रमण और प्रसार हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, जिसमें गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कहीं कोई डाउट हो जरूर बताइएगा। PDF इस पूरी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।